स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। धामी सरकार अब जल्द ही दायित्वों का बंटवारा करने जा रही है, जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और शासन से रिक्त पड़े निगमों और परिषदों की जानकारी पूरी मांगी गई है। सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच में इसको लेकर चर्चा भी हो चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दायित्व बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब नंबर आएगा, उनके दायित्व निभाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो लगातार इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, जो नेता है बीजेपी के, वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब दायित्वों का बंटवारा होगा। तो शासन से जो जगह खाली पड़ी है उनके लिए पूरी जिम्मेदारी, पूरी उनकी जानकारी इस वक्त मांगी गई है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में जो नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं, उनको काफी खुशखबरी भी है, लेकिन साथ ही इंतजार अब हो रहा है कि आखिर जो दायित्व है वो कब उन्हें मिलेगा। जी देखिए, राज्य सरकार के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी। नई सरकार को 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और अगले वर्ष ही नगर निकाय चुनाव भी होंगे, क्योंकि निकायों का समय भी समाप्त हो रहा है जी। ऐसे में वो कार्यकर्ता जो संगठन में एडजस्ट नहीं हो सके, पार्टी के हित में अच्छा काम किया, समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों को जन जन तक पहुंचाया, पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए माहौल बनाया, ऐसे नेताओं को पार्टी अब दायित्व देकर एडजस्ट करने की तैयारी में है। हमारे सूत्र बताते हैं जो गोपन परिषद होता है मंत्रिमंडल का, उस मंत्रिमंडल के गोपन परिषद से विभागों से रिक्त पड़े निगमों परिषदों की जानकारी मांगी गई है, ताकि एक सूची तैयार हो सके रिक्त पदों की, और रिक्त पदों के सापेक्ष किन नेताओं को, किन कार्यकर्ताओं को मौका मिलना है, ये सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मिलकर फाइनल करेंगे। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री इस विषय पर पहले ही दिल्ली और पार्टी के बड़े नेताओं से डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो बेकरारी थी कार्यकर्ताओं की, वो जल्द खत्म होने जा रही। देखिए, पहले ये था कि दीपावली पर, फिर ये बात आई कि नए साल पर। अब नए साल का पहला महीना बीत चुका है और फरवरी का प्रथम सप्ताह भी बीतने को है। तो माना यही जा रहा है कि होली से पहले ये जो गिफ्ट है ये राज्य सरकार दे सकती है। हालांकि ये पूरी तरह अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का है कि वो इस पर अंतिम मोहर कब लगाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में गोपन और मंत्रिपरिषद ये दोनों ही विभाग मुख्यमंत्री के पास होते हैं। ठीक है, चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे और खबरों पर। और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं ऋषिकेश से, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे से ऋषिकेश नगर निगम में ये अहम बैठक होगी। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार की अध्यक्षता में ये अहम बैठक आज रखी गई है। गढ़वाल मंडल के सभी डीएम और कप्तान इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो चारधाम यात्रा की तैयारियां वहां पर इस वक्त जोरों शोरों से चल रही हैं और इस तैयारियों में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये बैठक इस वक्त की जाएगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी डीएम और कप्तान मौजूद रहेंगे। साथ ही जिम्मेदार विभागों के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में चारधाम यात्रा को लेकर? आज ये अहम बैठक होने जा रही है। जी, ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में 3 बजे से चारधाम यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें कमिश्नर सुशील कुमार, आईजी गढ़वाल करण सिंह नागन्याल और सभी 6 जिलों के डीएम, कप्तान, पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े जिम्मेदार अफसर, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर, ऊर्जा विभाग के बड़े अफसर, खाद्य रसद विभाग के, ट्रांसपोर्ट विभाग के बड़े अफसर मौजूद रहेंगे, क्योंकि संयुक्त रोटेशन समिति भी ऋषिकेश में बैठती है, जहां से यात्रा का संचालन होता है। इस बार 2 चुनौतियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर। पहली, एक तो जोशीमठ में जो भूदशाओं की स्थिति है, उसकी स्थिति में सुधार नहीं है, और बद्रीनाथ यात्रा का, जो बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं उनकी यात्रा का संचालन इसी मार्ग से होता है, बाईपास अभी बनना प्रस्तावित है। दूसरा, इस बार जो चारधाम यात्रा है इसकी शुरुआत करीब 10 दिन पहले हो रही है। ऐसे में व्यवस्थाओं को समय से तैयार करना है, क्योंकि आकलन ये भी है कि पिछली बार ऑल टाइम रिकॉर्ड टूटा है। करीब 45 लाख श्रद्धालु आए हैं चारों धामों में, और इस बार ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बीते वर्ष हार्ट अटैक से बहुत से मरीजों, यात्रियों की मौत हुई, जिसमें यमुनोत्री धाम का नंबर सबसे ऊपर है और नंबर 2 पर केदारनाथ धाम आता है, जहां सर्वाधिक मौतें हुई हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी है, और पर्यटन विभाग की इस बात की कि जो बीते वर्ष आरोप लगे कि हेली टिकटिंग में ओवर प्राइसिंग हो रही है,
जिनके नाम टिकट बुक है उनके बजाय किसी और को मौका दिया जा रहा है फ्लाई करने का। तो इन सारे विषयों को लेकर अभी से प्लानिंग तैयार हो गई है, तैयार हो रही है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। शुरुआती बैठक है, पहली महत्वपूर्ण बड़ी बैठक है जिसमें लाइन ऑफ एक्शन तय होगा, डेडलाइन आएगी, विभागों को काम करने के निर्देश दिए जाएंगे और उनसे यात्रा से पहले कंप्लीशन मांगा जाएगा कि जो उन्हें निर्देश दिए गए उस पर क्या कार्रवाई हुई। जी। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती करेगा। पर्यटन विभाग हेलीपैड हेलीपोर्ट पर अपने लोगों को भी नियुक्त करेगा ताकि हेली संचालन में जो शिकायतें थी वो अब ना आए। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भी राज्य सरकार बजट की तैयारियों में सख्त जुट चुकी है। सरकार से लेकर शासन के स्तर पर बजट को लेकर बैठकें लगातार जारी हैं। आगामी बजट को लेकर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस बार का जो बजट आएगा वो प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तैयार किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है इस दौरान उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड सरकार वर्ष 2023 और 24 के लिए अपना बजट लाने जा रही है। विभागों से प्रस्ताव मांग लिए गए हैं, तो सरकार जल्द ही हितधारकों के साथ बैठक करने जा रही है। हमारे साथ विस्तृत बातचीत करने के लिए राज्य के कैबिनेट मंत्री और वित्त का जिम्मा संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार का बजट बेहद खास होगा क्योंकि गैरसैंण में जो राज्य सरकार ने सदन में कहा था कि गैरसैंण में हम बजट सत्र लाएंगे, अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी में लाएंगे। इस बार क्या तैयारी आप लोगों ने स्पेशली बजट को लेकर की है, पहले ये समझाइए। देखिए, आप जानते हैं कि बजट अब हमारा मार्च में संभावित है बजट सत्र, और जिस प्रकार से हम लोग बजट को एक्सरसाइज करते हैं, सभी विभागों से हम प्रस्ताव मांग रहे हैं। सरकारी तौर पे तो हम ये सब काम कर रहे हैं, साथ में हमने जनता के साथ संवाद करना भी हमने शुरू किया है। हमने ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से जनता से, जिस प्रकार से पिछली बार भी, और शायद ये प्री पार्टी हम शुरू कर रहे हैं, पिछली बार हमने शुरुआत की थी, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे हम लोग मांग रहे हैं कि आपका बजट हो, यानी जनता का बजट हो, तो कितना कैसा बजट आप चाहते हैं कि अपने अपने सुझाव दीजिए। तो लोगों के सुझाव आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि जैसे पिछली बार भी हमने पहली बार जनता के हितधारकों से बैठने का और उनसे सुझाव लेने का काम किया था, और सौभाग्य की बात थी माननीय मुख्यमंत्री दोनों उन बैठकों में थे। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बैठकें और हों और साथ में उन हितधारकों से फिर हम बातचीत करें जिनके माध्यम से हम एक अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकें। ये हमारा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि पहले ये जो संवाद की स्थिति जैसी पूरी होगी, और माननीय मुख्यमंत्री का समय भी हमने आग्रह किया है कि उनका मिले, ताकि फिर हम आगे उसी प्रकार की बैठकों को करके और जो उसमें एक निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर हम जनता का बजट दें। मंत्री जी, सामान्य तौर पर देखा गया है जो विभाग हैं सरकारी वो अपना बजट वित्त को भेज देते हैं अपनी डिमांड, परंतु सालाना यदि उनकी समीक्षा करें तो उनकी खर्च की स्थिति इतनी बेहतर नहीं रहती और फिर ये भी एक शिकायत आती है कि योजनाओं का 100% लाभ नहीं मिला। तो इस व्यवस्था को ठीक करने की कितनी जरूरत है? आपको लगता है कि इसकी समय समय पर समीक्षा हो? नहीं, बात सच है कि वार्षिक बजट हम देते हैं, कुछ विभागों की वास्तव में जानकारी आ रही है कि वो पूरा बजट अपना खर्च नहीं कर पा रहे, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। और वैसे भी हमारे एक सिद्धांत पे हम चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र का लाभ तभी है कि जब हम सब लोग मिलके, चाहे सरकारी तंत्र हो चाहे हम लोग हो, उसमें हम लोग उसी विषय पे हम लोग आगे बढ़ें। और उम्मीद कर रहे हैं ये सब लोग ये परंपरा या ये परिपाटी जो उन्होंने बनाई होगी उसको वो ठीक करेंगे। और मुझे तो निश्चित रूप से एक बात मुझे कहनी है, यदि इस प्रकार के अधिकारियों को रवैया रहा तो बजट का प्रावधान भी फिर वैसे ही करेंगे, ताकि चूँकि बजट आप जानते हैं हमारी जो स्थिति है, हम कोशिश तो करते हैं जो अपेक्षा हमारे विभाग ने की हम उसको पूरा करें, लेकिन जनता की भी अपेक्षा हम सबको करनी है पूरी, और वो तभी हो सकती है जो बजट उनको अलॉट किया है वो कम से कम टाइम पे और समय पे सभी को उसका लाभ मिल सके। सर, 5,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का रिइंबर्समेंट मिलना बंद हो गया है, उसकी बस बची हुई एक अमाउंट जरूर हमें मिली, तो क्या बजट में इसका प्रभाव दिखेगा? पहली बात। दूसरा, योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि देहरादून में बैठकर देहरादून जैसी योजना प्लान ना हो, पहाड़ का ख्याल रखा जाए, विशेष तौर पर जहां रोजगार के आय के साधन मैदानों की तुलना में बेहद कम है। तो ये कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा? नहीं, देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में करते हैं, और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का पूरे समुचित उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं तो ये होना भी चाहिए। और हम सभी को
उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार के काम करने हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरा पहाड़, चूँकि ये हमारा जो भौगोलिक स्थिति है हमारे प्रदेश की, पहाड़ी और मैदान, तो हम लोग समुचित विकास तभी कर पाएंगे जब सभी जगह से उसी प्रकार के हम लोग प्रस्ताव लें, उसके प्रकार के उनके योजनाएं बनाएं, उसी प्रकार का वहाँ पे फिर इम्प्लीमेंट करें। तो उम्मीद कर रहे हैं इस बजट में सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मंत्री जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि इस बार आपके बजट से क्या खास निकलने वाला है आपके पिटारे से? आप हैं बी अग्रवाल और धन संचय और धन का प्रबंधन, कहते हैं आपको अग्रवालों को घर से सीखने को मिलता है। सरकार तो बाद में आती है, सरकारी सिस्टम में आप लोग बाद में आते हैं। इस बार के बजट में क्या खास होने वाला है और क्या कोई तिथि निर्धारित हुई है कि गैरसैंण में कब से सत्र शुरू हो सकता है? देखिए, जहाँ तक तिथि की बात है वो तो हमारा ये प्रयास है कि मार्च के सेकंड वीक में हम लोग इसको करेंगे, और ये भी प्रयास है कि हम इसको गैरसैंण में करें, क्योंकि इससे पहले सत्र में हमने घोषणा भी की थी कि हम लोग इसको गैरसैंण में करेंगे। जहाँ तक वित्तीय प्रबंधन की बात है तो आप जानते हैं कि स्वाभाविक तौर पर आपने भी कहा, ठीक बात है, और ये बात भी मानी है कि ये जो मेरा वर्ष गया है, हालांकि इसमें हमारा जो जीएसटी का प्रतिपूर्ति भी हमें नहीं मिली है, और उसके बावजूद हमारे जो संसाधन हैं कैसे वो बढ़ें, विभागों के साथ लगातार मैं बैठ रहा हूँ कि भाई आप अपना राजस्व बढ़ाइए, चाहे आबकारी विभाग हो, खनन विभाग हो, वन विभाग हो, या इसके अलावा दूसरे विभाग हो, उनके साथ मेरा बैठना हुआ है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि हमने चाहे बिल लाओ इनाम पाओ के माध्यम से, फिर जो जीएसटी की चोरी होती है उसको रोकने के माध्यम से हमने इस बार अपना जीएसटी कलेक्शन बढ़ाया भी है। तो ये ही हम कह सकते हैं वित्तीय प्रबंधन, जो अभी आपने कहा उसको इसमें इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे भी इसी प्रकार से हम लोग, मैं उन अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जो ये हम कहाँ पे खर्चा कम हो सके, कैसे हमारे वित्तीय सोर्सेज बढ़ सकें, हम प्रयास करते हैं, और वही बजट का मूल मंत्र भी है। तो इधर राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहली कि ऐसे विभाग जो अपनी डिमांड तो भेजते हैं पर बजट खर्च करने में बेहद पीछे हैं, जबकि दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही है कि देहरादून में बैठकर ऐसी योजनाएं बिल्कुल नहीं बनेंगी जो पहाड़ को लेकर केंद्रित न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों में और उनकी कहने के अनुसार ही नए बजट को तैयार किया जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त त्रिपुरा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। होना है और यही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाइयों बहनों, त्रिपुरा ने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों के कुशासन को देखा है, उनकी अराजकता को देखा है, उनकी गुंडागिर्दी को झेला है। उनके द्वारा त्रिपुरा के सामने जिस प्रकार का भीषण संकट खड़ा किया गया था, उसको त्रिपुरा के लोगों ने देखा है, झेला है। 5 वर्ष पहले तक ही कम्युनिस्टों का कुशासन त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा के नौजवानों को बेरोजगार बना रहा था, किसानों को बदहाल बना रहा था, माताओं और बहनों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था। योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल पाता था और सुरक्षा का वातावरण था। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ जब त्रिपुरा को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं मिलनी प्रारंभ हुई। भाइयों बहनों, एक तरफ कम्युनिस्टों का कुशासन और इस चुनाव में तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कुशासन को कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों मिलकर के फिर से अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस जिसका अपना एक देश की आजादी के बाद देश को ठगने का इतिहास रहा है,
आप सबके सामने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के एक बार फिर से आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आई है। विकास की इन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, इन योजनाओं से आपको वंचित करने के लिए आ रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, हमें सतर्क होना होगा। हमारी सतर्कता का आधार यह होना होगा, कांग्रेस ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, लेकिन शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के किसी भी तबके तक नहीं पहुंचने दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं प्रत्येक तबके को उपलब्ध हो रही है, तो कांग्रेस को बुरा लगता है, कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। देश की जनता को अच्छा लगता, लेकिन कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था, रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता था। क्या अराजकता पैदा की थी कांग्रेस ने? क्या अराजकता पैदा की थी? कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला। ये घोटाला कांग्रेस की पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज जब नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, आज जब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको पचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है, पूरे देश के अंदर अच्छा काम हुआ है। और त्रिपुरा को तो बोलना ही क्या, 5 वर्ष पहले भी मैं आया था, तब मैं देख रहा था, मकान नहीं थे, आवास नहीं थे गरीबों के पास, बिजली नहीं थी, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी, सुरक्षा का वातावरण नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे त्रिपुरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में आज यहां पर इन योजनाओं का लाभ हर घर तक बिना भेदभाव के त्रिपुरा वासियों को प्राप्त हो रहा है। और यही आह्वान करने के लिए आ रहा हूं, भाइयों बहनों, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने बहुत विभाजन किया। आपने पहली बार देखा होगा, एक जनजाति समुदाय से जुड़ी हुई बहन देश की राष्ट्रपति बनती है, देश की राष्ट्रपति बनती है। केंद्र सरकार में आपने देखा होगा, पूरी कैबिनेट में सबसे अधिक मंत्री ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें नेतृत्व दिया गया है, जिसके माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और समाज
अब इसे संकल्प लेकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा त्रिपुरा में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, बीजेपी सरकार में देश सुरक्षित है। और इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।